जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। इस चीज का जवाबदार कोई और नहीं, हम और आप होंगे अगर अब हमने मिस्टेक कर दी तो। चलिए हम अगर दादरी पे कुछ हुआ, दादरी पे बोले ओवैसी, जब हमारे ट्रिपल तलाक का मामला आ गया बात की ओवैसी, आवाज उठाए ओवैसी, सीए एनआरसी का मामला आ गया आवाज उठाए ओवैसी, मजलूमों पे अन्याय का मामला आ गया आवाज उठाए ओवैसी, हमारी मां बहनों की तस्वीरें डालकर ऑक्शन किया जा रहा था आवाज उठाए ओवैसी। हर बात पे अगर आवाज उठाए ओवैसी तो आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ। ना ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, ना चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, ना नेता बनने का शौक है। अरे वो तो आए आपके बीच से, आपके अपने में से नेता पैदा करे, लीडर पैदा करे, तो जाए अपने हक की लड़ाई लड़े। तो आपका हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता है कि उनका साथ हम दें। तो मैं बहुत ही मौदबाना गुजारिश करूंगा जनाब वारिस पठान साहब से, वो आए और आज इस संभल और असमौली की तारीखी सरजमीन पर आपके सामने अपना पैगाम रखें, अपना प्याम रखें। वारिस पठान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे आपके सदर अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, दिल्ली से आए हुए हमारे दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल्लाह साहब, हैदराबाद के पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभल उत्तर प्रदेश के तमाम जवाबदार जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का जलसा संभल के इतिहास में एक बार लिखा जाएगा कि यहाँ की ज़मीन पर मजलिस की जो मोहब्बत देखने को मिली ये लाजवाब मोहब्बत थी। ठंड पड़ रही है, बारिश गिर रही है, मगर जो आप लोगों ने सबूत दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत का, इसको सलाम करता है वारिस पठान, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इस बात आप यहां आए, हमको मौका दिया अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का, एक जमात का मैसेज आप तक हम पहुंचाने आए हैं कि सोचिए आज देश के हालात आप तमाम के सामने है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एकदम अनकरीब 1 महीने में चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, मगर यहाँ 5 साल से या 75 साल से आपने देखा कि जो सियासतदार पार्टियां सत्ता में आई, सत्ता में रही, हमारे वोट से, हम जो 19% यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, हमने वोट दिया, इनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, एक भरोसे के साथ कि ये हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा, एजुकेशन की फील्ड में हमारा काम होगा। मगर यह आज भी देखने को यह मिल रहा है कि जैसे मेरे पहले बताया लोगों ने कि कोई स्कूल का प्रबंध नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जो आप कह सको कि नहीं वाकई में यहाँ पर बड़ा इलाज होता है। यही ख्वाब, एक सपना लेकर इतनी दूर हजारों किलोमीटर से हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में निकले, उत्तर प्रदेश में आपके सामने, आपके बीच आए कि हम ये चाहते हैं करना जो हमने तेलंगाना हैदराबाद में किया। आज अगर आप देखोगे तेलंगाना हैदराबाद में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 हमारे पास स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल है, जहां पर अस्पताल में अगर आपने 50 रुपये का एक बार पैसा भर दिया इलाज के लिए, 3 महीने तक आपको इलाज मुफ्त में दिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा मेरे संभल के मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों से, क्या ऐसा कोई अस्पताल आपके पास संभल में है क्या कोई ऐसा अस्पताल? मगर आप भी चाहेंगे कि इस तरह का फैसिलिटी यहां पर भी मिले। हमारा भी अरमान यही है कि हम भी आए, यहां पर विकास का काम करें, स्कूलें बनाए, अस्पताल बनाए,
लेकिन इसमें आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता भाइयों दोस्तों। आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बरसों से आप जिनको वोट देते हैं, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों को आपने वोट दिया, इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, इनने आपके लिए कुछ नहीं किया। मगर उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे यकीन है कि हमने कभी बीजेपी को तो ना वोट दिया था, ना कभी आगे देंगे, मगर हमने जिनको वोट दिया उन्होंने हमारे लिए क्या किया? सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम देते आए वोट। समाजवादी को दे दिया, हमने कांग्रेस को दे दिया, हमने बीएसपी को वोट दे दिया। मगर आज आपके पास, आपके सामने, आपके बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो यहां से अपना प्रत्याशित को उतारेगी, आपके अपने बीच से उतारेंगे हम। तो आपकी जवाबदारी है कि यहां से उनको जीत कर भेजाना लखनऊ की असेंबली में, जो आपके मुद्दों पे बात करे, आपके हक की लड़ाई लड़े। ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मजलिस सिर्फ आपके बीच इसलिए नहीं आई कि हमको नेता बनना है, हमको लीडर बनना है। हम तो आपके अंदर से नेता पैदा करने आए, आपके अंदर से लीडरशिप तैयार करने आए हैं। क्योंकि अगर आप वोट देकर एक 7% वाले को चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो क्या आप अपने अंदर से कोई ऐसे कुछ पैदा नहीं कर सकते जो जाए आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं आप, सब हो सकता है। मगर डराया जाता है बार बार कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिए, बीजेपी जीत जाएगी। गलत, बेबुनियाद इल्जामात लगते आ रहे हैं हम पर। अरे हम तो नहीं लड़े थे यहां पर, पिछले चुनाव हुआ, हम कहां लड़े? यहां एमपी का चुनाव हम नहीं लड़े, तो क्यों बीजेपी जीत के सत्ता में बैठ गई? मगर नहीं, इनकी नाकामयाबी की वजह से, ये जो समाजवादी कांग्रेस से जो बोलते जा रही है, इनकी नाकामयाबी की वजह से आज भाजपा की सरकार सत्ता में जाके बैठी। और यूपी में हर दिन हमको देखने मिल रहा है क्या क्या हो रहा है, आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, वो रोजगार की जरूरत। लाखों युवा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार हो गया। कोरोना काल में लोगों के पास व्यवसाय खत्म हो गया, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ती गई। मोदी ने कहा था 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किसी को ना रोजगार मिला, बल्कि जो रोजगार था वो भी उनका चला गया है यहां से। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। बढ़ती हुई गैस, डीजल, पेट्रोल की महंगाई पर जब लोग सवाल करते हैं कि जवाब दो कब ये कम होगा, इनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। तो तमाम सवाल से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर दिन एक नया शोषा छोड़ा जाता है। कभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच जेनोसाइड समिट बनाया जाता है, जहां से ऐलान किया जाता है कि जाओ 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दो। हम हमारे बच्चों को हमारे माशरे में यह सिखाते हैं कि बेटा कलम उठाओ, कागज उठाओ, पुस्तक उठाओ, एजुकेशन लो, एक अच्छा वकील बनो, एक अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा पत्रकार बनो। मगर वहां बयान दिया जाता है कि आप कलम कागज छोड़ दो, तलवार उठाओ और नरसंहार करो। मगर मोदी खामोश, नहीं बोलते कुछ, एफआईआर करते हैं। अरे एफआईआर से क्या होगा? यती पे तो 4, 5, 10 एफआईआर हो चुके, मगर आज तक उस जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? ऐसे शख्स की जगह जेल की सलाखों के पीछे नहीं कि खुली फिजाओं में घूमे, मगर नहीं, खुली फिजाओं में घूम रहा है। तो दूसरी जगह जहां पर कांग्रेस का राज है, रायपुर में, यही धर्म संसद के नाम पर एक कालीचरण नाम का शख्स आता है और बोलता है महात्मा गांधी जी के बारे में अल्फाज यूज कर, गॉडसे की तारीफ करता है, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, है, रहेगा, उसकी तारीफ करता है। मगर कांग्रेस वाले एफआईआर कराते, कराना चाहिए, मगर सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी के बारे में बोला। गांधी जी की इज्जत हम भी करते हैं, मगर उस पर क्यों नहीं एफआईआर होता? जब मुसलमानों के नरसंहार की बात होती है तब क्यों खामोशी इख्तियार कर ली जाती है? हमारे महाराष्ट्र में एक एफआईआर कराया, अकोला में कराया एफआईआर,
मगर FIR इसलिए कि महात्मा गांधी की बेइज्जती की होना चाहिए। मगर जब मुसलमानों की नरसंहार की बात होती है तो कोई आगे बढ़ के नहीं आता और नहीं कहता कि FIR कराया जाएगा। ये हमारे साथ किया जा रहा है। ये 75 साल हमने जो इनको हमारा खून पसीना दिया, ये उसका जवाब में हमको ये सवाल। मगर देश आज जाग चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश आज जाग गया और वो चाहता है कि हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा मिले, हमारे लिए भी कोई इंसाफ की बात करे। और हमने सबने देखा इतने वर्षों में, अगर दादरी पे कुछ हुआ, दादरी पे बोले ओवैसी। जब हमारे ट्रिपल तलाक का मामला आ गया, बात की ओवैसी, आवाज उठाए ओवैसी। CAA NRC का मामला आ गया, आवाज उठाए ओवैसी। मजलूमों पे अन्याय का मामला आ गया, आवाज उठाए ओवैसी। हमारी मां बहनों की तस्वीरें डालकर ऑक्शन किया जा रहा था, आवाज उठाए ओवैसी। हर बात पे अगर आवाज उठाए ओवैसी तो आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ, जो हमारे लिए लड़ रहा है। ना ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, ना चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, ना नेता बनने का शौक है। अरे वो तो आए आपके बीच से, आपके अपने में से नेता पैदा करे, लीडर पैदा करे, तो जाए अपने हक की लड़ाई लड़े। तो आपका हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता है कि उनका साथ हम दें। वरना याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर इसी तरह हम बिखरे रहे ये सोच के नहीं हम मजलिस का साथ नहीं देंगे, दूसरे के साथ चले जाएंगे, तो आज तक जो गलती करता है आगे भी वो गलती होती रहेगी। इस बात पर मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, मैं बोलता हुआ चलूंगा। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। इस चीज का जवाबदार कोई और नहीं, हम और आप होंगे अगर अब हमने मिस्टेक कर दी तो। इसलिए हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक परचम तले आना पड़ेगा और हमको सबको मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना पड़ेगा। उसके प्रत्याशितों को जिताकर हमको ऐवान असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा। आपसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हमारा साथ देंगे और मुझे यकीन है हम जिसको सुनने के लिए बैठे हैं, आप में हम सब उनको सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।